थैंक यू डॉक्टर सुबिया। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एडिनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा में why there is more precursors in addition to the main hormone। जो ये होते हैं ना, एक बड़ी ही क्रूड सी एग्जांपल इस मेरे जहन में आती है कि अगर किसी का गांव से ताल्लुक है तो उसको याद होगा कि परिंदे अगर आपके फलों के बाग में चले जाएं तो परिंदे क्या करते हैं। परिंदे आपके मसलन अमरूदों का बाग है, बड़ा अच्छा अमरूद तैयार पड़े हैं, तो परिंदे क्या करेंगे, वो सारे अमरूद नहीं खाएंगे, वो उसको खराब करेंगे उसको खराब करके फेंकेंगे। ठीक है। और एक और एग्जांपल ये है कि ये जो पिग्स होते हैं ये गन्ने के खेत में चले जाएं तो वो तबाही पहुंचा देते हैं, वो खाते नहीं है, उसको खराब करते हैं। तो इसी तरह ये जो कैंसर सेल्स हैं ये अपना काम भूल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा काम याद रहता है, तो अभी वो प्रिकसर ही होता है तो उसको एक्सक्रीट करना शुरू कर देते हैं। दे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली actually they because of their malfunctioning, improper functioning, they are not secreting the actual hormone. Instead of that they are secreting more precursors जो कि अभी प्रोसेस होना था बाकी। ठीक है। तो वो फेंकना शुरू कर देते हैं। so that gives you a clue towards the presence of some carcinoma। ये आप बायोकेमिस्ट बड़ी हेल्प कर सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट, इसीलिए जब किसी पेशेंट में आप कशिंगाइट फीचर सस्पेक्ट करें या आप पीसीओएस हर्सुटिज्म हो, एक पेशेंट आया आपके पास जिसके हर्सुटिज्म है, तो आप उसका कॉर्टिसोल भी कराते हैं और डीएचईएस वगैरह इसीलिए करवाते हैं कि आप देखें कहीं खुदा ना खासा कुछ ट्यूमर तो नहीं है अंदर, कार्सिनोमा तो नहीं है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें। जी जी, एल्डोस्टेरोन हाँ नेगेटिव फीडबैक से लो है, और लेकिन जो इसके प्रिकसर्स हैं वो कई दफा इंक्रीज होता है एल्डोस्टेरोन। अब एक्चुअली ये प्रिकसर्स की बड़ी लंबी लिस्ट है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रिकसर्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रिकसर्स हैं, इनकी बहुत लंबी लिस्ट है और उनकी फैसिलिटीज नहीं होती है हमारे पास। वो जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है जीसीएमएस वगैरह वहाँ उससे हो सकते हैं वो, तो हमारे पास डीएचईएस वगैरह एंडोस्टीन डायोन क्लिनिकल लैब्स में आमतौर पर यही होते हैं सिर्फ, तो उसी से आपको क्लू मिल जाता है। नहीं इंक्रीज है, इंक्रीज कॉर्टिसोल एक्चुअली कॉर्टिसोल का अपना भी तो एक्शन होता है ना, और अपने हाँ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन होता है, उसकी वजह से फिर वो सोडियम पोटेशियम से ही कंट्रोल होता है ना एल्डोस्टेरोन, तो एक्चुअल एल्डोस्टेरोन तो कम हो जाएगा लेकिन प्रिकसर्स उसके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। We go to the question number 4। A 36-year-old registered, ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, मुख्तलिफ फॉर्म्स में ही आता रहता है एग्जाम में, तो इसको जरा गौर से देखिएगा। A 36-year-old registered nurse is performing night duty for the उधर देखना नहीं यार, night duty for the last 2 years with the habit of going to bed at, इस क्वेश्चन का हर वर्ड जरा गौर से सुनना है आपने। अच्छा इधर आ गया ना क्वेश्चन नंबर 36-year-old registered nurse is performing night duty for the last 2 years with the habit of going to bed at 0800 hours in the morning. He has developed some features suggestive of Cushing syndrome and referred to you for appropriate investigation। वैसे आंसर तो धड़ाधड़ आ रहे हैं लेकिन आप जरा बताइए जी क्या लिखा था। इस बड़ा सोच के आंसर लिखिए, और जरूरी नहीं कि डॉक्टर सुंबल ने ठीक लिखा हो, ही आप अपना सोच के बताएं। जी निदा आपने क्या लिखा है इसमें? ई अच्छा, इसके बाद इधर कौन बैठा है जी? सबा इलियास। हाँ आपने नहीं किया, आंसर मिला ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? 100% सही आ रहे हैं, ये आ रहा है। हाँ ठीक है। डॉक्टर अक्सर ने भी नहीं किया। अच्छा ये एक्चुअली इसका आंसर बिल्कुल ई है, लेकिन ये क्यों ई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई क्यों, वाई द आंसर इज ई। ये अब मैं आपको, अगर मुझे अलाउ करें तो मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। ई इसमें 2 चीजें हैं।
एक तो चीज ये है कि जो शुरू हमने कहा कि कशिंग सिंड्रोम का आपने टेस्ट कब लेना है। कशिंग सिंड्रोम जब आप पेशेंट को सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपने उसका टेस्ट लेना है 1 आवर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द स्लीप, 1 आवर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द स्लीप, यूजुअल स्लीप जो टाइम है उस पे लेना है आपने, ठीक है। अब ये स्लीप का टाइम हर एक का मुख्तलिफ होता है, कब किसी का कुछ है, किसी का कुछ टाइम है, ठीक है। 11 बजे इसलिए रखा हुआ है कि यूजली लोग 10 बजे सो जाते हैं, यूजली, अब तो नहीं सोते, पहले जमाने में सो जाते थे, ठीक है, तो इसलिए जनरली 11 बजे कहते हैं। लेकिन इतना महंगे टेस्ट करने जा रहे हैं तो मरीज से पूछ ले भाई ये किस वक्त सोते हो आप तौर पे। आइडियली ये होना चाहिए कि पेशेंट को एडमिट, क्या मसला है इसमें, क्यों नहीं आपके तो आ रहे हैं ठीक ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं। अच्छा ये जो है कि आप उससे पूछेंगे कितने बजे आप सोते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लें सिंपल सा। और आइडियली मैं क्या बता रहा था कि ये होना चाहिए था कि आप उस पेशेंट को एडमिट करें अपने वार्ड में, वो जब सो जाए, सोने के 1 घंटा गुजर जाए उसके, आपने बटरफ्लाई लगाई हो उसमें और 1 घंटे बाद उसका सैंपल ले लें। ये आइडियल मेथड है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आइडियली आपको इस तरह करना चाहिए कि 1 घंटा जब उसको हो जाए तो आप उसका सैंपल ले लें। लेकिन ओपीडी सेटिंग में, हमारी लेबोरेटरी सेटिंग में ये मुमकिन नहीं होता, तो आप सिंपल हिस्ट्री ले लें कि यूजुअली कितने बजे सोते हैं आप, और उसके फिर 1 घंटे बाद। तो हमने जो SOP हमारे इधर एंडोक्राइन क्लिनिक में जुजैजा ने बनाई हुई है, वो ये कि पेशेंट से पूछ लेते हैं और उसको वही टाइम देते हैं कि इतने बजे आप कल आ जाना शाम को और सैंपल ले। एक बड़ा एक कॉमन मिस्टेक है कि कॉर्टिसोल का टेस्ट वो क्लिनिशियन जो लिख देते हैं मॉर्निंग इवनिंग, उनको ये पता चल गया है कि ये कोई टाइम का चक्कर होता है, तो हर एक का मॉर्निंग इवनिंग लिख के भेज देते हैं अच्छे अच्छे सीनियर लोग। तो हम, सच्ची बात है, हम केमिकल पैथोलॉजिस्ट का इस पे दिल बड़ा कुड़ता है, क्योंकि वेस्टेज हमें पता है कि इसमें मॉर्निंग का कोई फायदा नहीं। तो याद रखिए कशिंग सिंड्रोम का मॉर्निंग में टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, और ब्लाइंडली इवनिंग में नहीं करना चाहिए। अब ये सिचुएशन आई है, ये जो नर्स है ये इसकी नाइट ड्यूटी है, ये सोती सुबह के वक्त है, और 2 साल इसलिए लिखा है कि ये इसका साइकिल एस्टेब्लिश हो चुका है, इसका जो स्लीप साइकिल है वो एस्टेब्लिश हो चुका है, वो रात को ड्यूटी करती है, सुबह को सोती है, सुबह 8 बजे सोती है, ठीक है। तो अब 8 बजे की सोती है तो फिर 9 बजे आप इसका सैंपल लेंगे, समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन किसी फॉर्म में घूम फिर के, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें आपकी चेक हो जाती हैं। अगर उसने कोई टाइम नहीं दिया, कोई ड्यूरेशन नहीं दी, तो उसका मतलब यही है कि डॉक्टर साहब देखिए ना, मतलब आइडियली क्वेश्चन बनाने वाले को ये ज्यूम करना चाहिए कि ये स्लीप पैटर्न उसका स्टेब्लिश हो चुका है। हम वो तो नहीं चेक कर रहे ना कि स्लीप पैटर्न क्या है ये, लेकिन वो स्टेब्लिश हो चुका है तो उसको, हाँ जी जी, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, और नाइट ड्यूटी करती थी कि नहीं? अच्छा अच्छा, गुड। तो डॉक्टर सही बता रहे हैं कि प्रैक्टिकली उनके साथ हुआ था कि वो नाइट ड्यूटी वाली नर्स आई थी और उन्होंने उसका मॉर्निंग में किया तो इंक्रीज था। व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग ऑफ स्लीप साइकिल? ये सवाल इधर से भी आया था, एनी ने भी पूछा है, ये मुझे नहीं पता लेकिन डॉक्टर जुजैरा बता रही है 3 to 6 मंथ्स। तो 3 to 6 मंथ्स होने चाहिए। हमारे यहाँ जरा फ्रिक्वेंटली नाइट ड्यूटीज चेंज हो जाती हैं, 15 दिन बाद, महीने बाद, तो इतना, हाँ, लेकिन हम कम से कम 3 महीने के बाद आप इस पे अमल कीजिएगा। अब इसमें ये इतना आसान नहीं है इस सवाल का जवाब वैसे। अब महीने बाद वाली का भी कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब हो चुका होगा ना, तो ऐसे केसेस में आप दोनों ले लें, ये तो एक्सेप्शनल है ना। बहुत ही थोड़े से लोग होंगे जो इस तरह आएंगे, तो उनका आप दोनों टाइम पे ले लें, जरा अच्छा एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये क्या लिखा है जी जयाउद्दीन वालों ने? सीरम कोर्टिसोल कैन बी यूज्ड एज फर्स्ट लाइन टेस्ट। असूलन नो, एकेडमिकली सीरम कोर्टिसोल शुड नॉट बी यूज्ड एज द फर्स्ट लाइन टेस्ट। इन तीनों में से कोई होने चाहिए, सलाइवरी कोर्टिसोल, यूरिनरी कोर्टिसोल, या ओवरनाइट डेक्सामेथासोन टेस्ट।
लेकिन चूंकि हमारे यहाँ स्लाइवरी कॉर्टिसोल लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो आप सीरम कॉर्टिसोल यूज कर सकते हैं। लेकिन सीरम कॉर्टिसोल मैं बता रहा हूँ कि वो स्ट्रेस कुछ ना कुछ इंड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन हर टेस्ट की कुछ मसले हैं जो कि हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन इसी तरह का आ गया। ए 32-year pregnant lady has been referred to you for investigation of Cushing syndrome. As per recent guidelines, which of the following should be the first line test in this patient? वो नहीं चल रहा मैं कॉपी करके भी दे सकता हूँ उनको, फिर वहां कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे। इधर से देख, आप लोग इधर देख लें सर। नजदीक आ जाओ मैडम, आप आ गए? क्या टाइम हो गया? हाँ 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 सही आ जाओ भाई। नहीं एक्चुअली इसमें से सिर्फ स्लाइवरी कॉर्टिसोल का प्रॉब्लम है कि वो नहीं हो रहा इतना सही तरीके से, बाकी दोनों तो हैं, अवेलेबल हैं। हाँ मैं करता हूँ। हाँ आप उसको कंफर्म जरूर कराएं, ओवरनाइट डेक्सामेथासोन से करवा लें या फिर आप यूरिनरी कॉर्टिसोल से करवा लें, ठीक है। आप जरूर कंफर्म कराएं। जरा सा 1 मिनट आप लोग देंगे मुझे, हमें जरा वो कॉपी करना पड़ रहा है इसको। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों, क्या है इसमें? सर इसको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन से ज्यादा ना इसको स्कैन भी करवाएं। उसमें आना वायरस है ना। हाँ इसको स्कैन करवा आज ना, आज कोई है और कोई चीज है सर, लेकिन 2 बजे कर लेंगे। तो उससे पहले स्कैन करवा ये लगाओ दर्शक जी। ये एक और सिनेरियो है कि 32-year प्रेग्नेंट लेडी है और उसका आपने कशिंग सिंड्रोम करना है, एक्सक्लूड करना है, तो आप इसमें से कौन सा टेस्ट करेंगे उसके लिए? ठीक है। हाँ टेस्ट इन दिस प्रेग्नेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट लाइन टेस्ट इन दिस? टेस्ट नहीं है, टेस्ट है, एक टेस्ट है। बहुत दफा डीएलपी में बहुत दफा हुआ, लेकिन ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो आप क्यों प्रेग्नेंट लेडी में आप फ्री कॉर्टिसोल क्यों प्रेफर करते हैं? सीबीजी एक्सेस है, सीरम कॉर्टिसोल में काफी प्रॉब्लम आएगी। आप डेक्सामेथासोन टेस्ट कर सकते? नहीं कर सकते, वो भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है डेक्सामेथ। तो यूरिनरी स्लाइवरी कर सकते हैं, स्लाइवरी भी कर सकते हैं। हाँ क्या लेकिन जो है ना, ये ज्यादा बेहतर उसमें जो आर्टिकल्स में है यूरिनरी कॉर्टिसोल। यूरिनरी कॉर्टिसोल इज द बेस्ट चॉइस इन प्रेगनेंसी। जी 1 मिनट जरा ये माइक ऑन करें ना जी। नहीं फ्री कॉर्टिसोल नहीं इंक्रीज होगा ना। हाँ यार ये फिर वही लगा रहा है इसको को। फ्री कॉर्टिसोल नहीं, फॉल्स इंक्रीज नहीं होगा, टोटल इंक्रीज होगा, क्योंकि कॉर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स इंक्रीज हुई होती ना फॉल्सली, तो टोटल इंक्रीज होगा लेकिन फ्री नहीं इंक्रीज होगा। तो यूरिन में आप फ्री करते हैं, इस वजह से आप ये प्रेफर करते हैं टेस्ट। लेकिन हाँ रेंज वही बिल्कुल वही रेंज। लेकिन फ्री यूरिनरी कॉर्टिसोल को इंटरप्रेट कैसे करते हैं ये आप सही डॉक्टर सही बताएंगे। हाउ डू यू इंटरप्रेट यूरिनरी कॉर्टिसोल, 24 आवर यूरिनरी कॉर्टिसोल? माइक करो। रेशो भी निकालते हैं। वैसे अगर 24 आवर हुआ हो तो आप कब कहेंगे कि इंक्रीज्ड है? लिमिट से 3 टाइम्स, अपर लिमिट से कम 3 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, 3 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। अभी रिसेंटली पता नहीं कहीं मैंने ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू देखा है कि
उसमें लिखा हुआ था कि जस्ट अबव द रेफरेंस रेंज, हाँ जस्ट अबव द रेफरेंस रेंज अगर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल है तो फिर आप उसको नहीं इंक्रीज बोलते, इंक्रीज इज मोर देन 100 है या 3 टाइम्स वो है, ठीक है, रेफरेंस वैल्यूज है, मुझे याद नहीं आ रहा, ये कहीं वो था एमसीक्यू था बड़ा अच्छा। ओके, so 24 urine sample is required. Better test in pregnancy and patients on OCP, any oral contraceptive pills, to increase due to increased CBG in these conditions. Should not be done in patients with renal impairment. In pregnancy, dexamethasone test should not be done. So we come to the now sort of conclusion. What are the first line tests for Cushing syndrome? Late evening salivary cortisol, urinary free cortisol 1 milligram, dexamethasone test. Evening cortisol से मतलब है कि done for confirmation of CS, can be done in 2 ways. Sleeping patient हो, अभी जैसे मैंने बताया कि patient सो रहा है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, विकास आगे आ जाओ, आप लोग भी आगे आओ सारे, और वेकनिंग में भी है ऑल्सो, ये यूजफुल टेस्ट है, ठीक है। लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट बहुत कॉमनली हम यहाँ करते हैं, बहुत ज्यादा अक्सर हो रहा होता है, सिंपल टेस्ट है, कोई बेजल सैंपल नहीं लेना, सिर्फ रात को उसको 0.5 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन देने, 0.5 ही देते हैं ना, 1 मिलीग्राम टोटल देते हैं, ठीक है। ये वो जो ओवरनाइट है, ये जो स्लाइड में भी आपको नजर आ रहा है ये लो डोज है, तो लो डोज जो है ना इसमें आप 0.5 मिलीग्राम 6 आवर्ली देते हैं, ये 2 मिलीग्राम है, ये 2 मिलीग्राम है, इसको लो डोज कहते हैं, जो मैं पहले बताया आपको उसको ओवरनाइट कहते हैं। हाँ, तो जो वो है वो है ओवरनाइट, उसमें सिर्फ 1 मिलीग्राम रात को देते हैं और सुबह को एक सैंपल ले लेते हैं। जो गाइडलाइन में है ना वो वाला टेस्ट है, ठीक है, 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन टेस्ट, ठीक है, ये जो गाइडलाइन में है, तो ये फर्दर उसको कंफर्म करने के लिए लो डोज है, लेकिन ये मुश्किल होता है जरा करना, और आपको फिर 2 दिन तक देना पड़ता है उसको। हाँ हम स्टैट 2 मिलीग्राम नहीं दो डोज में से 1 आएगा और 4 आएगा, हाँ 4 डिवाइडेड डोजेस में और 1 सिंगल डोज, लो डोज नहीं कहते उसको, ओवरनाइट डेक्सामेथासोन कहते हैं। हाँ ये एक्चुअली सही, ये प्रोटोकॉल थोड़े वेरी करते हैं, बाद लोग 2 दिन तक देते हैं, बाद लोग 1 दिन देते हैं, ठीक है, तो 1 मिलीग्राम भी 2 मिलीग्राम भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है। हाँ वो तो ओवरनाइट हो गया ना, वो ओवरनाइट हो गया, उसमें बेजल नहीं लेना, बस ओवरनाइट करके सुबह सैंपल ले लेना, और स्क्रीनिंग के लिए वो टेस्ट है, याद रखिए। अच्छा, उसके बाद ये है कि अब आपने कॉज डिटरमिन करनी है, तो सबसे अच्छा मेथड कॉज डिटरमिन करने का ये है कि आप ACTH लेवल कर लें, उसका मॉर्निंग ACTH कर लें, और इफ इट इज लेस देन 20 पाइकोग्राम इट इंडिकेट्स एड्रिनल ट्यूमर्स के प्राइमरी वो है, और उसके बाद हाई डोज भी कर सकते हैं, और आइजो डेक्सामेथासोन, वो स्लाइड आप लानी पड़ेगी उसको, हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट जो है ना वो फिर आप फर्दर उसकी कॉज डिटरमिन कर सकते हैं। अब आप जरा इस पेशेंट को फॉलो करें, थोड़ा सा टाइम ओवर अगर आप इजाजत दें तो कैन आई गो फॉर 15 मोर मिनट्स? ओके, ये थैंक्स टू डॉक्टर सईद, ये पेशेंट है आपके सामने, इस पेशेंट में आप देख, अभी कुछ बोलना नहीं है, आप इसमें जो चीजें नोट कर रहे हैं ना नोट करते जाएं, ठीक है, बाजार ये बहुत आसान है लेकिन इसमें क्वेश्चंस आएंगे कुछ, ठीक है, तो एक चीज आपने नोट कर ली, ये सेकंड चीज नोट कर लिया आपने, आगे चल, ठीक है, ये थर्ड चीज मैं दोबारा दिखा देता हूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तो इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, और ये लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हैं इसकी, जो रेड है वो एबनॉर्मल है, सोडियम जो है वो 130 है, लो है, पोटेशियम हाई है, और कॉर्टिसोल लो है। अभी कुछ नहीं बोलना, कुछ चैट पे नहीं लिखना, बोलना नहीं, बस अपने पास नोट करते जाएं, आपकी ब्रिलियंस आखिर में आएगी। ये फर्दर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है।
इसका डेक्सामेथासोन टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव आया, और एड्रेनल एंटी एड्रेनल एंटीबॉडीज पॉजिटिव आई। सॉरी, डेक्सामेथासोन नहीं, शॉर्ट सनेक्सिन टेस्ट हुआ। आगे चल, शॉर्ट सनेक्सिन टेस्ट में इसका कॉर्टिसोल जो है ना वो बेसल कॉर्टिसोल भी लो था, आफ्टर 30 मिनट भी लो आया और आफ्टर 60 मिनट्स भी लो आया। ठीक है, एंटी एड्रेनल एंटीबॉडीज पॉजिटिव आई। TSH इसका नॉर्मल था, FSH नॉर्मल था, LH नॉर्मल था, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल था, और कैल्शियम आपने पहले देख लिया था वो भी नॉर्मल था। इसका MTB, PCR, DNA और बाकी सारे जो ऑटोइम्यून प्रोफाइल थी वो भी नेगेटिव थी। तो समरी ये है कि 21 years old मेल था, हिस्ट्री ऑफ कोलैप्स, फीवर, डिजीनेस एंड वेट लॉस। History of collapse, fever, dizziness and weight loss, hyperpigmentation and postural hypotension, low sodium, high potassium, low basal serum cortisol and raised ACTH, short synectin test showing inadequate response, anti-adrenal antibodies positive, TSH and reproductive hormones within reference values. हो गया जी? अब आपने इन 3 क्वेश्चंस के जवाब देने। आगे चलिए। You have to answer these 3 questions. तो एक 30 सेकंड में अपने पास इनके आंसर लिखें सारे लोग, कि अब आपने पूरा केस देख लिया है, इसके आंसर क्या है। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल इटियोलॉजी, नेम द डिजीज रूल्ड आउट बाय कैरिंग अदर एंडोक्राइन इन्वेस्टिगेशंस। अदर एंडोक्राइन इन्वेस्टिगेशंस से कौन सी डिजीज रूल्ड आउट हुई, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर लिखें अपने पास। Courtesy of this case is Dr. Saeed, Major Saeed, trainee chemical pathology. हाँ जी, जवाब भी आने शुरू हो गए माशाल्लाह। ओके जी, चलिए इधर से शुरू करते हैं जी। सादिया, आपको क्या समझ आती है? एडिसन। इटियोलॉजी क्या नजर आती है सिद्रा? समझ नहीं है। इटियोलॉजी मतलब ये कि एडिसन तो है, बिल्कुल सही है ये। तो किस वजह से एडिसन है ये? एंटी एड्रेनल एंटीबॉडी पॉजिटिव था ना, तो फिर कौन सा कॉज हुआ इसका? ऑटोइम्यून। शाबाश, ऑटोइम्यून। ठीक है, अब थर्ड जरा मुश्किल सवाल है। ये जो बाकी एंडोक्राइन टेस्ट किए गए थे उससे कौन सी डिजीज रूल आउट हुई? आपने उससे कौन सी डिजीज रूल आउट हुई निदा? वो क्यों किए गए थे और उससे क्या रूल आउट हुआ? विकास, वो कौन सी होती हैं? चले जी, अब आप बता दें सीनियर। हाँ, मैरीन आप बता दीजिए। सईद को बताने दें जी, सईद का केस था। सईद बताए जी। पॉलीग्लैंडुलर जो ऑटोइम्यून। अच्छा, अब ये बताइए कि इससे टाइप 1 एक्सक्लूड हुआ या टाइप 2? टाइप 2। ठीक है, 1 भी एक्सक्लूड हो गया, कैंडिडाइसिस भी नहीं था, कुछ नहीं था, पैराथाइड, कैल्शियम भी नॉर्मल था, इसका कैल्शियम नॉर्मल था, दोनों रूल आउट हुए। ठीक है, सो इस केस से हमें पता चला कि ये पेशेंट, अब ये मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली एक मेडिकल स्टूडेंट था जो हमारे पास आया था इधर, एंड बिल्कुल बेचारा मेसिएटेड, और उसको कितने साल 1.5-2 साल से मेरे ख्याल चल रहा था बेचारा, बार बार इसको फीवर होता था, सिंगपी या कमले अनकॉन्शियस के अटैक होते थे, वीक था, बिल्कुल स्लिम, और रंग बेचारा कहता मेरा काला हो गया है, बक्कल मिकोजा में पिगमेंटेशन थी। तो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इधर डायग्नोज किया उसको एडिसन डिजीज, और ऑटोइम्यून एडिसन डिजीज थी इसको, और फिर इसको जब हमने ट्रीट किया तो अभी रिसेंटली ये आया था ये लड़का, आप पहचान नहीं सकते कि उसमें कितनी चेंजेस आ गई माशाल्लाह, उसका चेहरा भर गया, रंग भी साफ हो गया, हाथ पाँव बिल्कुल साफ हो गए उसके। और सईद ने उसकी दोबारा तस्वीरें मिली हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो व्हाट्सएप पे दिखा दे आपको। ठीक है, तो सिर्फ कॉर्टिसोल लेने से, और उसकी सिस्टर, बड़ी सिस्टर भी डॉक्टर है, तो उसको हमने समझाया कि इसको कभी भी इसकी डोज नहीं आपने मिस करनी, बहुत लाइफ सेविंग है डोज इसके लिए, और उसको हमने हाइड्रोकॉर्टिसोन पे डाला हुआ है,
और अब उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सो this was a case of Addison disease. So what do you think is the most common cause of chronic adrenal insufficiency in developing countries? जी, E. जी, ट्यूबरक्लोसिस. ये थोड़ा सा आंसर कंट्रोवर्शियल है. जब हमने ये अपने डीएलपी में डिस्कस किया था तो लोगों ने कहा था कि हमारे पास यहाँ का रेफरेंस नहीं है कोई. बात ठीक है, लेकिन सस्पेक्टेडली ट्यूबरक्लोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया. ठीक है, लेकिन बाकी दुनिया में ऑटोइम्यून है. असल में होता ये कि हम फॉरेन लिटरेचर को सर्च करते हैं, वहाँ ऑटोइम्यून निकलता है, तो कहते हैं सर रेफरेंस में तो ऑटोइम्यून है. तो फिर हमने कहा कि आप जरा इसमें डेवलपिंग कंट्री का लफ्ज गौर से पढ़ें, तो इसको हमने अपने सेटअप के लिए बनाया था. तो उसमें भी लेकिन थोड़ा सा इशू ये है कि प्रॉपर डाटा नहीं है हमारे पास, लेकिन ये सस्पेक्ट किया जाता है कि हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस ज्यादा कॉमन है. इसलिए इसका हमने फाइनल टेस्ट किया उसके लिए, MTB PCR, यानी PCR फॉर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उससे ये नेगेटिव आया था. तो इसके लिए जो फाइनल टेस्ट करते हैं डायनामिक फंक्शन टेस्ट, उसका नाम है ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट. तो ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट जो है इट इज फॉर द कंफर्मेशन ऑफ दिस एडिसन डिजीज. सो व्हाट इज एडिसन डिजीज? एडिसन डिजीज इज क्रॉनिक हाइपोकॉर्टिसोलिज्म, यानी इसमें लफ्ज क्रॉनिक बहुत जरूरी है, इसमें लफ्ज क्रॉनिक जरूरी है. Can you name a condition in which there is hypercortisolism but it is not Addison disease? आप सबने पढ़ी हुई है एक, हाँ, Waterhouse-Friderichsen syndrome, which is acute hypercortisolism. meningitis में हो जाता है. meningitis के पेशेंट में sometimes meningococcal septicemia can lead to hemorrhages in the adrenal cortex. adrenal hemorrhages हो जाते हैं और उससे पेशेंट die, all of a sudden death हो जाती है because of the shock, because of the cortisol is a life saving. आप याद रखिए, अगर कहीं हार्मोन्स की लिस्ट हो और आपसे पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन सबसे पहले आप करवाएंगे, यानी एक पैन हाइपोथिराइडिज्म का पेशेंट हो और उसमें सारे हार्मोन्स के नाम लिखे हों, तो आपसे पूछा जाए कि आप एक हार्मोन करवाना है तो सबसे पहले कौन सा करवाएंगे, तो कॉर्टिसोल याद रखिए. कॉर्टिसोल इज ए लाइफ सेविंग हार्मोन. ठीक है, कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी कैन लीड टू सडन डेथ ऑफ द पेशेंट. तो Waterhouse-Friderichsen सिंड्रोम में यही होता है कि एड्रेनल हेमरेज हो जाती है मेनिंगोकोकल सेप्टिसीमिया की वजह से और पेशेंट सडनली डेथ. तो उसको हम एडिसन डिजीज नहीं कहते टेक्निकली. ठीक है, तो जो सेनेक्टिन टेस्ट है, इसमें हम सिंथेटिक ACTH पेशेंट को देते हैं और उसका फिर कॉर्टिसोल मेजर करते हैं. सिंपल टेस्ट है. एक मैंने जनरल प्रिंसिपल आपको बताना था एंडोक्रिनोलॉजी में, वो ये है कि हाइपो फंक्शनिंग के लिए स्टिमुलेशन टेस्ट किया जाता है और हाइपर फंक्शनिंग के लिए सप्रेशन टेस्ट करते हैं. याद रखिएगा. ठीक है, हाइपो फंक्शनिंग के लिए स्टिमुलेशन टेस्ट और हाइपर फंक्शनिंग के लिए सप्रेशन टेस्ट. मसलन अगला लेसन जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है उसमें हम देखेंगे कि चलो उस वक्त आएगा तो फिर बताएंगे, लेकिन ये प्रिंसिपल याद रखिएगा कि जब भी आप हाइपो फंक्शन चेक कर रहे हैं तो आप स्टिमुलेट करते हैं ग्लैंड को, जब आप हाइपर फंक्शन चेक कर रहे हैं तो सप्रेस करते हैं. सो क्रॉनिक एड्रेनल इनसफिशिएंसी में एडिसन डिजीज, इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ glucocorticoid and melanocorticoid involving destruction of more than 90% of adrenal cortex. और सेकेंडरी भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द ACTH डेफिशिएंसी. कॉजेज इसकी बहुत ज्यादा हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस, सार्कोइडोसिस, इडियोपैथिक, और आजकल एड्स भी काफी इंपॉर्टेंट है. एड्स अगर आपको आए कि कौन सी एंडोक्राइन एब्नॉर्मेलिटी एड्स के साथ एसोसिएटेड है, तो दैट इज एडिसन डिजीज. रूटीन के टेस्ट में अगर आप हेमाटोलॉजी वाले कराएं तो न्यूट्रोपिनियास में हो सकता है, लिम्फोसाइटोसिस हो सकती है. ठीक है, और सीरम में बड़ी टिपिकल फाइंडिंग होती है हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलेमिया. ये इसकी टिपिकल फाइंडिंग है, लेकिन यू कांट वेट फॉर दिस फाइंडिंग्स टू डेवलप. ठीक है, पोटेशियम तो आपको मिल जाता है लेकिन सोडियम लो बहुत कम मिलता है. तो ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट आप करते हैं
और ये इसकी थोड़ी सी डिटेल है कि कैसे करते हैं। ये हम इसमें 250 माइक्रोग्राम देते हैं और सबकुटेनियस देते हैं ना, और उसके इंट्रामस्कुलर देते हैं, और उसके बाद आप 30 मिनट्स और 60 मिनट्स में कॉर्टिसोल का सैंपल लेते हैं। क्वेश्चन नहीं सनक्तिन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 था, एज पर रिपोर्टेड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ एडिसन डिजीज ड्यू टू ऑटोइम्यून एटियोलॉजी द फर्स्ट एंडोक्राइन नॉर्मेलिटी इज। ये थोड़ा मुश्किल सवाल था, काफी आप लोगों ने गलत किया। हाँ जी, डी नहीं, आपसे तो नहीं पूछा। हाँ जी, ये नौशीना आपने भेजा तो है, क्या लिखा था? ई लिखा है, तो डू यू थिंक इट इज करेक्ट? चैट में आ रहे हैं बहुत सारे। जी सर, वही आ रहा है सर। ई आ रहा है, डी 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 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे जो यहाँ हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत बिल्कुल नए हैं, तो इसलिए इनको जरा मुश्किल लगा सवाल। ये याद रखिए कि जब भी कॉर्टिसोल सबसे पहले डेफिशिएंसी होती है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर इसका रेनिन होता है। यानी रेनिन कहाँ से निकलता है? जी प्रोटीन, जस्टाग्लोमेरुलर सबसे पहले वो रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि कॉर्टिसोल की मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। और जो मैं बता रहा था ना कि कॉर्टिसोल लाइफ सेविंग हार्मोन है, कॉर्टिसोल की कमी से डेथ हो जाती है, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन ऑन द इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसलिए बॉडी सबसे पहले उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो रेनिन सबसे पहले पड़ता है ताकि सोडियम को कंजर्व किया जाए, सोडियम जो लूज हो रहा है उसको कंजर्व, यानी फर्स्ट लाइन एक्शन बॉडी का ये है कि इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करें, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटी है जो दैट कैन बिकम सो लीथल। हाइपरकैलेमिया कैन कॉज एरिथमियाज, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी माइल्ड सा वो भी हो जाता है, बिल्कुल, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो जो डेथ है मेनली, जो लिथैलिटी है इसकी, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबॉलिक एब्नॉर्मैलिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज, अब ये बड़ा मजेदार सवाल है कि आप कंसल्टेंट केमिकल पैथोलॉजिस्ट हैं टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में, विच यू विल बी इंशाल्लाह वेरी सून। तो आप इनमें से कौन सी पॉलिसी लेंगे कि फर्स्ट टेस्ट कौन सा करना चाहिए, या आपको एडिसन डिजीज के डायग्नोसिस के लिए क्या प्रोटोकॉल लेना पसंद करेंगे? एस्टिमेशन ऑफ अर्ली मॉर्निंग सीरम कॉर्टिसोल, एस्टिमेशन ऑफ सीरम इवनिंग सीरम कॉर्टिसोल, हाई डोज एसीटी स्टिमुलेशन टेस्ट, सारे सुन लें, low dose ACT stimulation test with 1 microgram, simultaneous estimation of serum cortisol and plasma ACTH। जी निदा ई किया था, नौशीना ट्रेशी केयर हॉस्पिटल। हाँ जी, आगे सारे बताते जाए। ई क्योंकि निदा ने कही कहा है। अच्छा जी, सादिया सी किया था, आप हैं ई किया था, आप लोगों ने नहीं भेजे थे, उन्होंने विकास का आया था जी, विकास ई किया था, शाबाश। ये याद रखिए, अब ये तो शायद भूल जाएगा आपको, अगर आप रटा लगाएंगे ना कि सर ने क्या ई लिखा था, क्या लिखा था, ACTH एंड कॉट, अगर जो मेरी पिछली बात है ना उसके साथ कोरिलेट करें इसके, क्यों ये हम इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन टेस्ट, व्हाई वी से इट शुड बी द फर्स्ट लाइन टेस्ट। ताहिर, पिछली बात से कोरिलेट करो इसको, जो मैंने अभी बताया ना, ये लाइफ सेविंग हार्मोन है, cortisol is a life saving hormone, you don't want to waste time। आप एक ही दफा में सैंपल लें, उसका एक ही गो में कॉर्टिसोल करें, ACTH करें सुबह सुबह 8 o'clock 0800 आवर्स पे, और डायग्नोज करके क्लिनिशियन को बता दें जी कि इसका प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ताकि फौरन रिप्लेसमेंट शुरू हो जाए उसकी, फौरन, टाइम ना वेस्ट करें इसमें। जैसे हमारा ये पेशेंट था, ये जो मेडिकल स्टूडेंट था ना, नाम चलो छोड़ दो इसको, ये बेचारा बेहोश होता था, तो अगर ज्यादा इस तरह प्रोलॉन्ग हो जाता तो बेचारे की डेथ हो जाती अगर वो टाइम पे ना आता। तो इसलिए इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, इसको जल्दी डायग्नोज करना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कशिंग सिंड्रोम का एक मरीज है, एक एडिसन का है, किसको पहले आप इन्वेस्टिगेट करेंगे? तो एडिसन को करेंगे, बिकॉज इट इज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन।
चलें जी, बस ये मैंने सॉरी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया, बीच में टेक्नोलॉजी आ गई थी। तो लेट्स सी हाउ मच यू हैव लर्न, आपने कितना सीखा है। तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड इन अ पेशेंट ऑफ एडिनल इनसफिशिएंसी ड्यूरिंग द इनिशियल विजिट ऑफ द पेशेंट? जी एक एक करके बताएं जी। अक्सा, व्हाट शुड बी द फर्स्ट टेस्ट परफॉर्म्ड इन अ पेशेंट ऑफ एडिनल इनसफिशिएंसी? हाँ, कितने बजे? 8 सुबह 8, ठीक है। कॉर्टिसोल और साइमल्टेनियस एस्टिमेशन ऑफ कॉर्टिसोल एंड एसीटीएच। अच्छा, ये कॉर्टिसोल तो बहुत जगहों पे अवेलेबल होता है, पता नहीं लोग एसीटीएच क्यों नहीं लेते। हालांकि जिस फॉर्म जो मशीन कॉर्टिसोल करती है वो एसीटीएच भी करती है। तो ये दोनों टेस्ट आपको करने चाहिए, इससे आपकी बहुत अच्छी पेशेंट की डायग्नोसिस में हेल्प होती है, ठीक है। तो दोनों टेस्ट आप इकट्ठे करें। What should be the time of sample collection for adrenal insufficiency? And ये बहुत आज का जो एक कैरी होम मैसेज है वो ये है, इस स्लाइड में है। तो मुबीन आप पहले कशिंग का बताएंगे कितने बजे लेंगे सैंपल कशिंग के लिए? 1 आवर आफ्टर स्टार्ट ऑफ द स्लीप, ठीक है, या लेट इवनिंग कॉर्टिसोल, इसको लेट इवनिंग इसलिए कह देते हैं। और मॉर्निंग में अभी आपने बताया वो एडिसन के लिए मॉर्निंग में लेंगे, ठीक है। तो ये भी दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों नहीं लेने, हर मरीज में दोनों नहीं लेने। एक सवाल पूछते हुए आपको क़यामत आती है, एक सवाल पूछ लो, मरीज से बात कर लो, बेचारा खुशी हो जाएगा, बल्कि 2-3 बातें कर लो उससे। तो पूछ लो कितने बजे सोते हो, क्या प्रॉब्लम है, कशिंग है, एडिसन है। आपको टेक्नोलॉजी थोड़ी हो, आप भी डॉक्टर हो। वैसे तो मेरे साथ एक आध दफा हुआ है कि मरीज ने सारा उसको बता दिया, तो उसने कहा सर यहाँ कोई डॉक्टर भी है एफएपी में तो आप मरीज से बात करोगे तो फिर वो आपको डॉक्टर समझेगा, ठीक है। तो will you like to include plasma CRH level in the investigation of adrenal pituitary hypothalamus axis? Please give one reason. ये भी हमने डिस्कस किया अभी जी। ये लास्ट कौन है इधर? हाँ, जुबा। Why? और भी सोर्सेज हैं। सीआरएच को एज ए टेस्ट नहीं किया जाता बिकॉज सीआरएच के हाइपोथैलेमस के अलावा भी सोर्सेज हैं, तो इट्स डज नॉट गिव गुड इंप्रेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। लेकिन इसको सीआरएच स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं हम, उसमें सीआरएच को एज इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन सीआरएच को सैंपल सीरम में नहीं करते, एनालाइट के तौर पे नहीं करते। ये दोनों अलग बातें हैं। Name 3 most important causes of pseudo-Cushing you would like to note in a patient before starting lab investigation of Cushing syndrome. यानी आप कौन सी आगे कर लें, कौन सी चीजें आप नोट करोगे उसमें कि ये pseudo-Cushing तो नहीं है? बेसिटी है, डिप्रेशन है, अल्कोहलिज्म है, फिजिकल स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप उसको नोट करना चाहिए आपको कि ये इस वजह से है। इसको What are 3 first line tests? ये भी अभी आपने डिस्कस किए हैं। 24-hour urinary cortisol, late night salivary cortisol and 1 milligram overnight dexamethasone expression test. ये आज का क्रक्स है। राइट 3 प्रिकॉशंस। अच्छा, एसीटीएच शुरू तो हम कर लेंगे, लेकिन इसकी सैम्पलिंग की कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो इस स्लाइड में दी हुई हैं, ये आपको देखिएगा। और बेहतर ये कि चाहे आपकी रोटेशन खत्म भी हो जाए, किसी दिन एसीटीएच कैसे हमारे यहाँ लिया जाता है वो आप खुद ऑब्जर्व करें। प्री कोल्ड सैंपल ट्यूब में लेते हैं, कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें उसमें है, ठीक है। वाई, हाँ ये जरा मुश्किल सवाल है ये, अब सामा और 4th ईयर डॉक्टर से बात वगैरह। वाई प्लाज्मा एसीटीएच लेवल मे नॉट करेक्टली मेजर ectopic ACTH and what is the solution of this problem? प्रिकर्सर्स आ रहे होंगे, वेरी गुड, प्रिकर्सर्स आ रहे होते हैं। एक किसी प्रिकर्सर्स का नाम लेंगे? वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है। इसके प्रिकर्सर्स आ रहे होते हैं, तो इसलिए बाजुकात ये एक्टोपिक एसीटीएच जो है ना, खासतौर पे ये अच्छा टेस्ट नहीं है, क्योंकि पूरी तरह डेवलप, ये मेच्योर फॉर्म में नहीं जाता और पहले स्क्रीट होना शुरू हो जाता है। और वही अगेन इसकी प्रोबेबली रीजन वो ट्यूमर सिचुएशन भी है, ट्यूमर से निकल रहा हो तो फिर ये ज्यादा आ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9, 50-year-old फीमेल है और उसका ये टेस्ट हुआ है, हमने उसका लो डोज हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट किया है। तो इसमें वैसे आपने आंसर ठीक लिखे थे इत्तेफाक से इसके, जी क्या लिखा था? सी, एक्टोपिक एसीटेट सिक्रेटिंग ट्यूमर, बिल्कुल सही है। ये जो फेलियर टू सप्रेस होता है, इसमें फेलियर टू सप्रेशन है ना, तो जो फेलियर टू सप्रेशन है दैट इंडिकेट्स एक्टोपिक एसीटेट। और इसको जो हाई डोज टेस्ट है इसको यूज इसलिए किया जाता है कि पिट्यूटरी में सप्रेशन हो जाती है और जो एक्टोपिक एसीटीएच है उसमें सप्रेशन नहीं होती। ठीक है, चलिए जी लास्ट क्वेश्चन, ये क्या था? डी, फियोक्रोमोसाइटोमा, वेरी गुड। तो फियोक्रोमोसाइटोमा के खास क्लिनिकल फीचर्स ये होते हैं कि यंग एज में हाइपरटेंशन होती है, रिलेटिवली यंगर एज में, और वो ब्लड प्रेशर वेरी करता है, कभी हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है। ठीक है, तो इस जब ऐसी सिचुएशन हो तो यू शुड सस्पेक्ट फियोक्रोमोसाइटोमा। और उसका जो टेस्ट हमारे पास सदियों से अवेलेबल है, उसका नाम क्या है? VMA, वेनिलाइल मंडेलिक एसिड, विनाइल मंडेलिक एसिड। ठीक है, तो इसके साथ ही हम इसको खत्म करते हैं, बाकी प्रेजेंटेशन आप और थैंक यू वेरी मच। 2 minutes फॉर योर क्वेश्चंस कमेंट्स। मैंने 90 मिनट्स आपसे कहा हुआ है, तो तकरीबन 90 मिनट्स लिए हैं जी। किसी का कोई सवाल? हाई डोज होगी सर, उसमें हाई डोज में 8 एक्सक्यूज सर, ये क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, सर क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी का जो टॉपिक है सर, प्लीज उसको जरूर डिस्कस कर लें सर, स्किप हो गया ना। असल में वो मैंने फर्स्ट ईयर के साथ हमने पहले कर लिया था। ठीक है, हम कर लेंगे, बाद में करेंगे। ये हमारी फर्स्ट ईयर बस अब ये 2 weeks में जा रही है, उसके बाद हम कर लेंगे उसको, डोंट वरी, इंशाल्लाह। और कुछ क्वेश्चन? आप सर जो 17 पार्टिसिपेंट थे माशाल्लाह आज। जी जी, सर जो शॉर्ट सेलेक्शन टेस्ट है उसमें एक तो हम 250 मिलीग्राम माइक्रोग्राम की डोज, हाँ एक सर लॉग हो गया, जो अल्ट्रा शॉर्ट सेलेक्शन, हाँ, एक और बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच एनी। एक और टेस्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा शॉर्ट सेनेक्टिन टेस्ट। एक तो शॉर्ट है जो 250 माइक्रोग्राम है, एक लॉन्ग है जिसमें 1 मिलीग्राम देते हैं, और एक अल्ट्रा शॉर्ट है। अल्ट्रा शॉर्ट जो है ना वो उसमें हम देते हैं 1 माइक्रोग्राम और इंट्रावीनस देते हैं। और उसका कॉन्सेप्ट ये था, उसकी फिलॉसफी ये थी कि दिस इज द डोज विच इज एक्चुअली सिक्रीटेड इन द बॉडी। बॉडी 250 माइक्रोग्राम कभी बोलस सिक्रीट नहीं करती है एसीटीएच का, बॉडी 1 माइक्रोग्राम के अराउंड सिक्रीट करती है, तो इसलिए 1 माइक्रोग्राम देना चाहिए। और इस पे हमारे आज वो कर्नल जीशान नहीं आया ऑनलाइन, वो उनका थीसिस था इस पे, 1 अल्ट्रा शॉर्ट, इसी एफएपी से और आर्टिकल पब्लिश हुआ था, थीसिस नहीं डायजेशन थी। तो ये भी एक टेस्ट है। अब मैं ज्यादा हम लोग प्रोटोकॉल्स डिस्कस नहीं करते, उसकी 2 रीजंस हैं। एक तो प्रोटोकॉल में कोई ऐसी खास समझने वाली चीज नहीं होती, वो आपने इतना ये देना इतने, और मैं भूल भी जाता हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं कर रहा, रजिस्ट्रार्स करते हैं कि एग्जैक्टली कितना देते हैं, क्या उसका प्रोटोकॉल है। सेकेंडली प्रोटोकॉल वेरी भी करते हैं, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ होते हैं, तो उसका हमने एक स्टैंडर्डाइज वर्जन प्रोटोकॉल्स का प्रिंट कर लिया हुआ है, हम वो फॉलो करते हैं, और वो मैंने तकरीबन सब आप लोगों को दिया हुआ है, वो जो हमारा एंडोक्राइन गाइडलाइंस है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक पीडीएफ फॉर्मेट में भी हमारे पास है और हार्ड कॉपी भी है। अगर किसी के पास नहीं है, जो लोग अभी रोटेशन से जा रहे हैं, तो दे कैन कम टू मी एंड वी कैन गिव यू द हार्ड कॉपीज ऑल्सो। ठीक है, वो अपने पास जरूर रखिएगा, तो उसमें सारी डिटेल दी हुई है। ठीक है, लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोकेमिल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस का लेक्चर तो हो गया ना, अब इलेक्ट्रोकेमिल्यूमिनेसेंस का अलहदा नहीं हम कर सकते, इसलिए कि वो तो फिर बहुत ज्यादा डिटेल हो जाती है। ठीक है, वो तकरीबन मिलती जुलती चीजें हैं, तो उसमें हम अलहदा नहीं कर सकते। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच और फॉर बेयरिंग विद मी, फॉर listening something which you already knew. Most of you knew these things,
लेकिन ये मैंने पहले वार्न किया था आपको कि रेपिटेशन होगी इसमें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।